नमस्कार। होम टीवी भारत में स्वागत है। गोरखपुर में बसपा सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं। रवि किशन ने कहा है कि स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि यह लंबे समय से देशवासियों की अपेक्षा थी। बसपा सांसद ने देश में सड़क और आधारभूत संरचना के विकास की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने तेजी से प्रगति की है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। और रवि किशन ने यह भी कहा है कि इन वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत में जो इन 12 सालों में हुआ था, भारत ने कभी इसकी कल्पना नहीं की। मेरे लिए तो अगर सबसे एक सांसद नहीं, एक भारत के नागरिक के रूप में पूछोगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है वो शौचालय। क्योंकि मैं ऐसे घर से आता हूं जहां पे शौचालय नहीं था, तो मैंने वो घर की इज्जत को बाहर जाते हुए भी देखा है। और मैंने बिहार, यूपी और भारत के हर गांव इलाके में उनके घर की इज्जत को बाहर जाते हुए देखा। उससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई हम हिंदू लड़ रहे थे, वो सौगात हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 370 की धारा हम लोगों के लिए एक सपना था, वो हट गया। 370 की धारा, और जहां पर 2 झंडे चलते थे वहां भारत का झंडा कश्मीर में फैल गया। जो भारत कर्जदार रहता था वो भारत कोरोना में 80 देशों में अपनी वैक्सीन देके अपना दम खम पूरी दुनिया को दिखाया। सड़कों का जाल हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस भारत में अमेरिका की तरह सड़कें होंगी। गोरखपुर ने सोचा नहीं था कभी एम्स होगा, फर्टिलाइजर यहां चलेगा, जो मेरा संसदीय क्षेत्र। ये 12 साल ने इस भारत को एक ताकत दी, एक बल दिया। विपक्ष का काम है, विरोधियों का काम है विरोध करना। भ्रष्टाचार बंद हो गया इस देश में। बड़े बड़े स्कैम, हम लोग रोज अखबार खोलते थे, सुबह उठते थे तो खाली हम लोग एक कई हजार करोड़ का एक स्कैम सुनते थे। जनता का पैसा, वो बंद हो गया। तो इन 12 सालों ने भारत को बहुत कुछ दिया। अगर सोचिए, अगर यही सोच, यही मोदी जी हम लोगों को आजादी के बाद मिलते, यही पूज्य योगी महाराज जी हम लोगों को आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को मिलते, और ये समय वैसा होता तो हम लोग चाइना से आज 30 साल आगे होते। आज चाइना हम लोगों से 30 साल आगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो पूरे भारत में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सफाई योजना, वृक्षारोपण 21 जून तक, योग दिवस तक मनाएगा। कल पूज्य योगी महाराज जी का जन्मदिन है। हम सभी संगठन के लोग, मैं स्वयं, हम लोग सब वृक्षारोपण करेंगे, एक बड़ा संदेशा देंगे उनकी लंबी आयु। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा सांसद जगदम्बिका पाल ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी में जिस तरह का राजनीतिक बिखराव देखने को मिल रहा है, वैसा शायद ही किसी अन्य राजनीति दल में देखने को मिला हो। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि कई नेता केवल सत्ता के दबाव और भय के कारण पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया गया
और जनता अब इसका जवाब दे रही है। बसपा संसद ने राज्य में कथित घोटालों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि यदि सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि हालिया जनादेश जनता की नाराजगी और बदलाव की इच्छा को दर्शाता है और इन बयानों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और जहां विभिन्न दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद टूट नजर आने लगी। पहले टीएमसी में विपक्ष का नेता किसी दूसरे व्यक्ति को चुना गया था, लेकिन उनके 60 विधायकों ने उसमें से 58 तो खुल करके सामने आए जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और रीता बनर्जी को उन्होंने अपना नेता मान लिया। क्या कहना है सर इस तरह से जो टीएमसी में टूट हुई है? मुझे लगता है ऐसा भारत नहीं दुनिया में ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का विघटन, इस तरह का आक्रोश, इस तरह का बिखराव नहीं हुआ होगा कि चुनाव के 1 महीने भी न बीते हों और 80 विधायक चुन करके आए हों और उसमें 60 विधायकों ने मतलब उस पार्टी से अलग होने के लिए स्पीकर को 58 विधायकों ने चिट्ठी लिख करके दे दी है। इससे साफ साबित है कि जो बात हम कहते थे कि वहां पे सरकार नहीं चल रही तृणमूल कांग्रेस की, बल्कि एक टारगेट किया जाता है आतंक, हिंसा, गुंडागर्दी और जिस तरह से भ्रष्टाचार था कि उस पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के या लोगों के आम नागरिकों को किस तरह से उनकी हत्याएं हुई, किस तरह का था, वो उनकी पार्टी के लोग भी थे। मुझे लगता है इतना बड़ा अगर टूट हुआ है तो ये कहीं न कहीं पार्टी के विधायक के मन में भी कितना बड़ा गुस्सा था, कितना आक्रोश है। यह तो केवल सत्ता के डर से और भय से लोग उनके साथ थे, अन्यथा तो ये साबित हो गया है कि वो वहां प्रजातंत्र नहीं था या लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक तरह से तानाशाही की पार्टी थी। सर, जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट का घोटाला, कई घोटाले वहां पर सामने आए थे। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 15 तारीख को बुला लिया, तो फिर तो बात वही उठेगी ना कि सत्ता बदलते ही जो है विपक्ष पर निशाना साधने लगी सरकार। नहीं, देखिए, चाहे शिक्षक घोटाला हो, चाहे और कई तरह के घोटाले हुए हों, उनमें उन घोटालों में उनकी सरकार रहते हुए कई मंत्री जेल गए। आखिर वो मंत्री इतने बड़े बड़े उसी ममता सरकार के होने के बाद अगर वो घोटाले हो रहे थे तो ममता के संरक्षण में हो रहे थे। अभिषेक बनर्जी उसके निश्चित रहे होंगे। आखिर आज ईडी या इस टाइप की एजेंसी जो समन कर रही है, कौन नहीं जानता कि अभिषेक बनर्जी का कोयला जो कोल मंत्रालय का था, कोल इंडिया के थे, लेकिन उसको भी जिस तरह से पर टन कटमनी लिया जा रहा था, कौन नहीं जान रहा था बंगाल में किस तरह से तृणमूल का क्लब बना बना के हर एरिया में वहां के दुकान प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से पैसा वसूला जा रहा था। ये इतना बड़ा जो जनादेश आया है, ये बंगाल की जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, और केवल अब जनता का नहीं था, आप देखिए पार्टी में भी किस तरह का आक्रोश है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी विवाद के बीच पार्टी में निष्कासित नेता संदीपन शाह ने संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि एक प्रस्ताव को गलत तरीके से जमा किया गया जिसमें कई विधायकों के नाम को शामिल थे, लेकिन उनके हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे। संदीपन शाह ने कहा है कि कुछ ऐसे विधायकों के नाम भी प्रस्ताव में शामिल किए गए जो उस बैठक में मौजूद नहीं थे। उनके अनुसार इस मामले की औपचारिक शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से भी की गई, जिसके बाद जांच कराई गई और कथित अनियमितताओं की पुष्टि हुई। और उन्होंने दावा किया है कि इस घटनाक्रम के बाद कई विधायकों ने आपस में चर्चा की और महसूस किया है कि विधानसभा में प्रभावी ढंग से काम करने तथा अपने अपने क्षेत्रों में की समस्याओं को उठाने के लिए एक अलग राजनीतिक गुट का गठन आवश्यक है। संदीपन शाह ने कहा है कि उनका मानना है कि यह नया गुट विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा सकता है, जिससे जनहितों के मुद्दों का अधिक मजबूती से उठाया जा सके। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट
था जिसकी वजह से आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के डिसीजन को चैलेंज देना पड़ा आप लोगों को? ये आप ट्रिगर पॉइंट क्या था? ये ट्रिगर पॉइंट जो जिस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया वो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। ये विधानसभा का जो कानून है, जो आइन है, ये आप अगर नैतिकता के एंगल से देखोगे, आपके पास नंबर था फिर भी आपने ये किया, ये तो हम लोग सबको इस प्रश्न के मुंह में डाल देता है। सबका नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने जब ये वॉइस आउट किया, हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को लेटर दिया, उन्होंने इस पे इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी बैठने के बाद ऐसे घटनाएं जब बाहर आना शुरू हुआ कि हाँ इस पे सच्चाई है, बाकी एमएलए हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। विधानसभा में इतने दिन से हम लोग हैं, आज तक कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे। एक दल, इतना पुराना दल जो 15 साल पावर में था, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए और करके हमें यही लगा कि अगर विधानसभा में हम लोग को परफॉर्म करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और ये ग्रुप ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन, इस ग्रुप से एक एलओपी होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपना काम सही ढंग से कर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उनके बयानों को लेकर सवाल उठाया है। सुनील शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार भावनात्मक होकर ऐसे बयान देते हैं जो बाद में उनके राजनीतिक रुख से मेल नहीं खाते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा के अनुरूप जिम्मेदारी भरे बयान देने चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला से जनता गंभीर और स्पष्ट नेतृत्व अपेक्षा करती है और उन्होंने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के बयान और उनके कार्यों में समानता होना आवश्यक है और इस बयान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर और एक बार फिर तेज हो गया है। साथ लिया पहले तो वो एलजी मनोज सिन्हा के भवन की ओर गए, उसके बाद दच्छीगाम, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या गवर्नमेंट की मीटिंग पिछले 3-4 दिनों से जो सुर्खियां बटोर रही थी, आज जिसे कहते हैं ना, वो कोई क्रैकर, कोई पटाखा होता है, वो खुश हो जाता है, वो आज हो गया। सवाल इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, शहजादे हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले जब वो कंगन में एक स्पीच कर रहे थे, कंगन या टंगमरग में स्पीच कर रहे थे, वो एकदम जज्बाती हो जाते हैं। अक्सर सीएम साहब को मैंने देखा जज्बाती हो जाते हैं, फिर उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या बोलता हूँ। पीछे भी अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो कभी वो जज्बाती होकर बोल रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी जज्बाती होकर बोल रहे थे मैं मीटर दरिया में फेंक दूंगा। चुनाव भी लड़ा, मीटर भी लगाए। तो टंगमरग में उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बशेल गिराऊंगा, मैं क्लाउड बर्स्ट गिराऊंगा। उससे ये मीटिंग बहुत ज्यादा सुर्खियां ले गई। लेकिन मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था, उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप में गैरत है तो ये छोटे छोटे बच्चों की बातें नहीं करें। आप किसी नर्सरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख से वो बातें निकलनी चाहिए जो एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से निकलती है। क्या बॉम्बशेल गिराऊंगा? और आज जो इन्होंने पिक्चर्स अपलोड की है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। पिकनिक जा रहे हैं, कोई कैप लगा के, कोई मफलर डाल के, ये लोगों की बहबूदी की बात करेंगे वहां पे? ये घूमने चले पिकनिक। और मैंने कल कहा है, एक पिकनिक स्पॉट पे फ्लोर टेस्ट था। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने एमएलए गिने, इंडिपेंडेंट्स गिने, मेरे साथ है नहीं, और आइंदा भी ये फ्लोर टेस्ट चलता रहेगा। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिस सरकार से बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की उम्मीदें थी, वो आज पिकनिक मना रहे हैं और अपने फ्लोर टेस्ट में
गवर्नेंस को शो कर रहे हैं ये 32वें। सर इसमें एक और एमपी किश्तवाड़ से जो है सज्जाद अहमद किचलू साहब भी देखने को मिले, लेकिन वहीं अगर सैयद रहुल्ला की बात करें वो इस मीटिंग में नहीं थे, और साथ ही मियां अल्ताफ भी इस मीटिंग से जो है गायब थे। कैसे देखते हैं इस? देखिए, आगा रहुल्ला साहब हो या मियां अल्ताफ साहब हो, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पीछे इसमें कोई शक नहीं, मासेस के वो हैं लीडर। जिन एमपी साहब की इधर की बात कर रहे हैं तो वो तो 2014 से संन्यास पे हैं। अब किस कारण उनको एमएलसी एमपी बनाया जाता है वो आप बेहतर समझते हैं। उनका उधर जाना न जाना कितना अहमियत रखता है ये आप सारे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो इनके कम्युनिटी लीडर्स हैं वो क्यों नहीं गए, वो पार्टी की अंदर की बातें हैं। लेकिन इससे हटके अगर मैं बात कहूं, सरकार बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। सरकार गिरेगी गिरेगी गिरेगी। दिल्ली में जाकर आप धरना। देश में स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन का बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा रोड मैप पेश किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लेक्स फ्यूल और इथेनॉल आधारित ईंधन व्यवस्था के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पहले E100 ईंधन डिस्पेंसिंग स्टेशनों के विस्तार में वाहन मॉडलों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। अब सरकार दिल्ली, NCR, पुणे, मुंबई और नागपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हजारों डिस्पेंसिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ इस पहल को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में फ्लेक्स फ्यूल अनुकूल वाहनों की संख्या बढ़ने में इथेनॉल के उपयोग की उल्लेखनीय बड़ी होगी और इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और किसानों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में भी बदलाव को प्रोत्साहित कर रही है ताकि अधिक पानी वाले फसलों के बजाय कम पानी में उगाए जाने वाली फसलों विशेषकर मक्का उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। उसके अनुसार ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण को जोड़ने वाला एक व्यापक इकोनॉमिक्स सिस्टम विकसित किया जा रहा है। No, you see, as I mentioned today, it's a little bit like the chicken and egg story. Now, there was an attempt earlier to set up a large number of E100 dispensing stations, but if the models were not ready, so I think we have been able to now correlate and dovetail the two. I think we are starting with about 50 to 100 dispensing stations in the Delhi NCR region and Pune, Mumbai, Nagpur, etc. This 50 to 100 will hopefully go up to 500 towards the end of 2026, and if this as is anticipated will go on, then by 5,000 by the end of December 2027. I think Gadkari ji made another very important point. If the Euro 6 standard vehicles can be made compliant to E100, this is what his discussion was with the Honda Motor Corp yesterday. They said that they could do it. When the kit comes in, with minimal change, they could make it compliant. You know, for a country like India, which imports fossil fuel energy for about $120 billion, you see what a difference it will make. You see, in the current geopolitical turmoil, we are having to manage, okay? But our Atmanirbharta and our self-reliance. Now, the motorcycle which came, which was two models introduced, they say, are almost 100% made in India. If the fuel going into that is also indigenously produced from the biomass, it's a win-win. Now, same thing with the four-wheeler now. Now, yesterday, you had two very large, largely popular, high-selling brands of motorcycle. I think the total two-wheeler population in India is about 30 crore or something like that. You add to that, what, 37 lakh cars. And the point which is made is that, look, if out of the new model, forget about the Euro 6 standards and, adjusting. पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित मतभेदों को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता
ने पार्टी के आंतरिक कार्यप्रणाली और नेतृत्व को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। रिजू दत्ता ने दावा किया है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप के नया चयन से जुड़े एक प्रस्ताव में कानूनी प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में हस्ताक्षरों को लेकर भी अनियमितताएं हुई है और जिसकी जांच की मांग की गई है। और उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और बाद में कई विधायकों ने मिलकर एक अलग नेतृत्व के पक्ष में समर्थन जताया। रिजू दत्ता के अनुसार पार्टी के भीतर नेतृत्व शैली को लेकर असंतोष बढ़ा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को वहां अब भी पार्टी का प्रमुख नेता मानते हैं। वही अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और पार्टी के भीतर संवाद की कमी का आरोप लगाया। इन दावों और आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी की अंदरूनी हालत को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही है। ये मुद्दा शुरू हुआ था जब अभिषेक बनर्जी जी ने एक चिट्ठी दिया था विधानसभा के स्पीकर को कि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है शोभनदेव चट्टोपाध्याय और बॉबी हकीम हमारे चीफ व्हिप हैं, बट उसमें कोई कानून फॉलो नहीं किया गया था। वही जो युवराज का जो एटीट्यूड है कि जो हम बोलेंगे वही होंगे, तो उसको वैसे ही उन्होंने किया और विधायकों का जो सिग्नेचर है उसको फर्जी तरीके से किया गया। उसके ऊपर अभी सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसी के खिलाफ बंगाल विधानसभा के तृणमूल के 2 जीते हुए विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और सन्दीपन शाह ने स्पीकर को अपना कंप्लेन दिया और जो 80 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से 58 विधायकों ने साइन करके अपना नया नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को चुन लिया है, जो कानून के हित में हुआ है, कानून मान के कानून फॉलो करके हुआ है वो चीज, उसमें अभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। 58 विधायकों ने साइन दिया था और जितना मुझे पता है अभी तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने बोला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, नहीं, जो 80 विधायक है जिन्होंने तृणमूल के टिकट पे जीता है वो भी ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। मुझे पार्टी से निकाल जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को एक बार फिर तेज हो गई है। श्रीनगर के धांचीगम नेशनल पार्क में आयोजित बैठक के बाद तनवीर सदिक ने कहा है कि बैठक में आरक्षण नशे की समस्या, युवाओं में जुड़े मुद्दों और अन्य जन सरकारों पर विस्तार चर्चा की गई। तनवीर सदीक ने बताया कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि मानसून सत्र से पहले दिन में पार्टी के विधायक दिल्ली में मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह राज्य दर्जा बहाल करने का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। और उन्होंने अपील की है कि जम्मू कश्मीर की जनता भावनाओं के ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाए। और इस बयान के साथ जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा केंद्र आ गया है। भारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो सब और ऑनरेबल एमपीज जो है वो, उसके अलावा जितने भी हमारे एलाइज के एमएलएस थे, हम सब आज सुबह से गांव में हमारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। जो कोई 1.25 साल की गवर्नमेंट का रिव्यू हुआ, रिजर्वेशन के ऊपर बात उठी, अल्कोहल पे बात उठी, ड्रग्स पे बात उठी, नौजवानों के बारे में बात उठी और हर एक इश्यूज पे डिस्कस हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है कि मॉनसून के पहले दिन पार्लियामेंट सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो दिल्ली में जाकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपील करेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमको जल्द से जल्द दिया जाए। अब बहुत वक्त हो चुका है, अब मौका आ चुका है कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है और इस अप्रोप्रिएट टाइम को समझ के जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अवाम को और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसके ऊपर बात उठी और बाकी जितने भी
इश्यूज कंसर्न है जम्मू कश्मीर के, उन सब के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो हम टीवी भारत।